चाचा जी जो हैं उन्होंने बदतमीज़ी की, उसके बाद उन्होंने माजरत की। इस रवैये के ऊपर आप क्या कहेंगे? अब हुकूमत ये तो नहीं कर सकती कि ऊपर छतरी लगा दे कि फर्श पे जो है, ज़मीन पे जो है, सड़क पे जो है वो बारिश ना पड़े। यहाँ पर तो हमारी सीएम है, एक खातून है, और हमारे पंजाब ने हमें सिखाया कि एक औरत की इज्जत पर आंच नहीं आने देनी, बंदूक की नोक पर नारे नहीं लगवाए जाते। हमें देखें हम इमरान खान की खातिर किस तरह से दिल से नारे लगाते हैं, नतीजा देख लिया 9 मई का। KPK की अवाम 48% कहती हैं कि इमरान खान का दौरे हुकूमत जब से है वो करप्शन 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 है। मेरा बहुत दिल है कि KPK जा करना मैं लोगों के हालात पंजाब को दिखाऊं कि किस तरह वो बिलक रहे हैं, किस तरह वो खून के आंसू रो रहे हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, मगर उनकी गवर्नमेंट सुनना नहीं चाह रही। KPK हुकूमत को चाहिए कि अवाम को खुश करने के लिए कुछ कर ले, मेहनत थोड़ी सी कर ले, नहीं तो अवाम को चाहिए कि धक्के मार के ना इन लोगों को निकाल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मरीम इकराम साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मरीम साहिबा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मौसम खुशगवार है, इस वजह से मूड, हालात एंड मामलात भी खुशगवार हैं। मूड से याद आ गया सॉफ्टवेयर से याद आया वो एक आजकल एक DIG साहब हैं लाहौर के, DIG ऑपरेशन, वो बड़े फेमस हुए पड़े हैं। मतलब एक ज़्यादा उनका प्रोग्राम जिसमें वो कहते हैं कि लाहौर में कोई बदमाश है तो मुझे बताओ, अभी पकड़ के ले आऊँगा, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूँगा। हाँ हाँ। वो तो ठीक है बदमाशों का, लेकिन कुछ ऐसे मज़दूर भी हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब आम लोग भी हैं जो बड़े टेढ़े हैं। जैसे अभी हालिया आपने देखा कि एक वो बारिश, अब बारिश कौन सा कोई हाफिज़ साहब ने, बारिश कौन सा फ़ौज ने, बारिश कौन सा इस्टेब्लिशमेंट ने, बारिश कौन सा हुकूमत ने ऊपर कोई शावर लगाया कि वो आएगी। वो इधर इलाके ज़्यादा मानसून की बारिश है, किसी इलाके में ज़्यादा है, किसी में कम है। जो नीचे इलाके हैं तो वो डूबते हैं। तो ऑब्वियसली पुराने वक्तों से तो बड़ा बेहतर हो गया है कि क्योंकि मैं लास्ट जो बारिश हुई थी, जो एक्सट्रीम बारिश हुई थी आज से कोई 4-5-6 दिन पहले, तो मैं एक रोड से आ रहा था 9 बजे, तो मेरी गाड़ी 2 दफ़ा बंद हुई है उसमें। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से आगे आया हूँ तो टर्न लिया है, टर्न लेके मैं चला गया हूँ। 2 घंटे बाद मैंने कहा चलो निकलते हैं, अब ऑफिस तो जाना है। तो मैं जब दोबारा आया तो लिटरली सारा पानी ड्रेन हो चुका था। दिस इज़ एक्टिवनेस है ये। वो शख्स चाचा जी जो हैं उन्होंने बदतमीज़ी की, उसके बाद उन्होंने माजरत की। इस रवैये के ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा वकास, देखें, स्नो फॉलिंग हर साल होती है, ये कुदरत का निज़ाम है कि मौसम बदलते हैं और सारे मौसम इसके बीच में आते हैं। तो स्नो फॉलिंग होती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो वो जब बर्फ़बारी शुरू होती है ना, तो वहाँ पर लोग इंतज़ामिया जो है ना उसको साफ़ करती है। ये नहीं कहते कि ऊपर एक पर्दा लगा दिया जाए और ये ज़मीन पर पड़े ही ना, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज़ ये अल्लाह की कुदरत है और ये खूबसूरती है, एक बारिश भी और स्नो फॉलिंग भी। तो बेसिकली उसको जब पड़ जाती है उसके बाद रास्ते क्लियर किए जाते हैं, एस्टिमेट दे दिया जाता है कि अल्टीमेट दिया जाता है कि इतने टाइम में रोड साफ़ हो जाएगा, आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न में ये होता है। उसके बाद पंजाब के अंदर आ जाए। पंजाब में जो बारिश है अल्लाह की रहमत है, कुदरत है, कीड़े मकोड़े मरेंगे, इंसानी तबीयत जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी, बीमारियां हटेंगी, बहुत सी वजूहात है बारिश होने की। और बारिश जब नहीं होती ये भी सब जानते हैं। अब हुकूमत ये तो नहीं कर सकती कि ऊपर छतरी लगा दे कि फर्श पे जो है, ज़मीन पे जो है, सड़क पे जो है वो बारिश ना पड़े, आम शहरी वहाँ से गुजर ना सके। तो यहाँ पर बारिश होगी, हर साल होगी, इंतज़ामात किए जाते हैं उसको निकालने के, पानी को हटाने के। अब बारिश कितनी होनी है ये महकमा मौसमियात बता तो देता है, मगर अब ये तो नहीं ना कर सकते कि जगह जगह खड्डे खोल दिए जाएं, ज़मीन के अंदर पानी जाया जाए, तो हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इंतज़ामात किए गए। लोगों को समझना चाहिए ज़्यादा बारिश आती है तो पढ़े लिखे लोग, हाँ, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो बेसिकली लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब बारिश के दौरान वो चाचा जी हमारी सीएम को अब्यूज़ कर गए, ठीक है। अब भाई आप तो सीएम की बात कर रहे हो, तो मेरे भाई को पास से कहकर गुजर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर तो हमारी सीएम है, एक खातून है, और हमारे पंजाब ने हमें सिखाया कि एक औरत की इज्जत पर आंच नहीं आने देनी। और एक ओहदा जो अल्लाह पाक ने दिया है, अवाम की रजामंदी से सीट दी गई है, तो उस ओहदे को आप गाली दे रहे हैं। तो वो पंजाब की सीएम है, इतनी बड़े अल्फाज उनके बारे में बोलना, तो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। उसके ऑपोजिट एक खातून कहती हैं जी बंदूक की नोक पर रखकर आपने नारे लगवाए, बंदूक की नोक पर नारे नहीं लगवाए जाते, बंदूक की नोक पर नारे नहीं लगते। हमें देखें हम इमरान खान की खातिर किस तरह से दिल से नारे लगाते हैं, नतीजा देख लिया 9 मई का।
नतीजा देख लिया जमान पार्क को जो एक अड्डा बनाया गया था, नतीजा देख लिया। डी चौक में जो मुजरे हुए, नतीजा देख लिया। हर धरने जलसे में 4-5 बच्चों की पैदाइश हुई। ऐसे दिल नहीं चाहिए, हमारे जैसे जज्बे चाहिए। हम किसी बंदूक की नोक पर नहीं नारे लगाते हैं, हम दिल से नारे लगाते हैं, ठीक है। और चाचा जी ने जो घटिया हरकत की है ना, ये घर का मासूम बच्चा भी किसी बड़े बुजुर्ग को कुछ भी कहेगा ना तो उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। तो ये बंदूक की नोक नहीं थी। पंजाब में आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, खास कर कोई खातून के साथ, तो मैं यकीनन ये आपसे कहती हूँ, हल्फन ये आपसे कहती हूँ कि वो खातून वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर चढ़ाए, मरियम नवाज़ को टैग करे। मैं देखती हूँ कैसे मरियम नवाज़ उस जो वीडियो के ऊपर एक्शन नहीं लेती। मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि किसी भी खातून की इज्जत को उछाला जाए कभी भी, मरियम नवाज सबसे पहले सफ़े अव्वल में होगी, ठीक है। तो मरियम नवाज की इज्जत उछालोगे तो भाई हम तुम्हें पड़ जाएंगे ना, तो सॉफ्टवेयर अपडेट होना बनता है। अब आपको मैं तो बताता हूँ एक चीज़, दो चीज़ें मेरे पास बड़ी क्लियर हैं। एक, गंडापुर साहब आपको पता है कि काफिला लेके आए, अच्छा, और महंगा उनका तमाशा था और पैगाम बिल्कुल सस्ता था। उस पैगाम के अंदर उन्होंने कितना खर्च किया, उन्होंने 2 करोड़ रुपया खाने पीने पर लगाया एक दिन में, और तकरीबन 1 रोटी के ऊपर, और तकरीबन उन्होंने कुल अखराजात 12 करोड़ मिनिमम किए हैं, इससे ज़्यादा ही किए होंगे, डबल किए होंगे, यानी 12 से 20 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ इस काफ़िले के ऊपर ख़र्च किया, और लोग थे तकरीबन 300, और नतीजा इसका यही निकला है कि इमरान खान जेल में ही रहेगा। अब एक और चीज़ है इसके साथ जुड़ती हुई कि एक शख्स जो कि अपने सूबे के अंदर कुछ कर नहीं पाता, वो पंजाब के अंदर आकर इंसाफ भी मांगता है और पंजाब की बदहाली भी दुनिया को दिखाने की बात करता है। अब उस सूबे के अंदर गैलप सर्वे, जिसकी अक्सर इनका महात्मा बात किया करता था कि गैलप सर्वे ने ये कर दिया, वो कर दिया, अवाम का सेंटीमेंट बता दिया, जब वो अपोजिशन में होता था। तो अब गैलप सर्वे ने कहा है कि 62% जो वोटर हैं उन्होंने KPK की हुकूमत को करप्ट करार दिया, और उसमें से 50% ने कहा है कि तुम फारिग हो, मरियम नवाज़ को इधर लेके आओ। ओ भाई मरियम KPK नवाज, के हाँ, अंदर बिल्कुल। 75% लोग पानी से महरूम हैं KPK के अंदर। 73% अवाम ने कहा है कि साफ शफाफ हुकूमत के दावेदार खान की हुकूमत में मेरिट की बजाय अकरबा परवरी और सिफारिश वाला निज़ाम सारे का सारा, यानी नेपोटिज़म भी है, सिफारिश भी है। KPK की अवाम 48% कहती हैं कि इमरान खान का दौरे हुकूमत जब से है वो करप्शन है। तो ये उसकी अवाम कह रही है, और वो उस सूबे से काफ़िले लेकर इधर आकर इनकी बदहाली और इनके निज़ाम को बुरा भला कहने की बात करता है। अच्छा, बुरा भला कहना तो बहुत आसान है, दिखा दो कहाँ पे बुरा है। साफ़ पानी है, साफ़ हवा है, खाने को मिल रहा है, बेरोज़गारी कम है, लोग कामयाब हो रहे हैं, कारोबार दिए जा रहे हैं, मॉडर्न स्टॉल्स दिए गए हैं, रोड्स बन रहे हैं, सीवरेजेस चल रही हैं, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ बताते रहेंगे और दिखा नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पे वक़ार से एक बात कहूँगी, मेरा बहुत दिल है कि KPK जा कर ना मैं लोगों के हालात पंजाब को दिखाऊँ कि किस तरह वो बिलक रहे हैं, किस तरह वो सड़ रहे हैं, किस तरह वो खून के आंसू रो रहे हैं कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं, मगर उनकी गवर्नमेंट सुनना नहीं चाह रही उनको, ठीक है। तो आप अगर पंजाब के हालात दिखाएंगे ना, तो मैं भी पंजाब की हूँ, मेरे हालात बताओ कैसे हैं। बहुत खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फिट जा रहा है। बाहर जाके आप किसी सिट्टा लगाने वाले को भी पूछेंगे ना, तो वो भी आपसे यही कहेगा कि मेरे हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, बिकॉज कारोबार चल रहा है। नवाज शरीफ की हुकूमत में यही तो सबसे अच्छी बात है कि कारोबार चल रहा है, खुशहाली आ रही है। तो KPK वाले अगर पंजाब में आके इंसाफ मांगेंगे तो KPK को कौन देखेगा। 12 करोड़ तुम्हारे अब्बा जी ने दिए थे, पहले तो इनसे हिसाब लिया जाए कि वो 12 करोड़ आया कहाँ से। खाता खोली जा रहे हैं, खाता लगाई जा रहे हैं, टोए टब्बे तुम्हारे से पूरे नहीं हो रहे, साफ पानी तुम्हें दिया नहीं जा रहा, गैस बिजली तुम्हारे वहाँ पर है नहीं, आवाम तुमसे खुशहाल नहीं है, पंजाब में रोने आ जाते हो। पहले KPK को कुछ कर दिखाओ, फिर आओ पंजाब में और बताओ कि हम सुथरा पंजाब, अपना जो सुथरा KPK है वो कर आए हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग इमरान खान न्याज़ी पे। देखें, आने वाले वक्त में ना अली अमीन गंडापुर भी वज़ीर आज़म या पंजाब का कुछ बन सकता था, मगर इसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि आम शहरी को जो है ना मौका देते हैं हम। आज अली अमीन गंडापुर ने कुछ किया होता KPK के अंदर, आज मैं देख रही होती कि KPK की जो आवाम है वो इतनी खुशहाल है कि वो आसमान को छू रही है, उसकी जो महंगाई है ख़त्म हो गई है, KPK के हालात बदल गए हैं, रोड्स बन गए हैं, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सब कुछ उनको आसाइशें मिल रही हैं। तो मैं खुद जेलस होती कि भाई अली अमीन गंडापुर ने तो क्या KPK को अमेरिका बना दिया है, मगर यहाँ पे KPK के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मगर आने वाले वक्त में
वज़ीर आज़म किसको आवाम देखना चाहती है, ये भी आप लोग को नज़र आ रहा होगा। तो ये 12 करोड़, ये 2 करोड़ की रोटी खाना, ये सारा कुछ जो है ना, ये आवाम का पैसा चल रहा है। तो केपी के हुकूमत को चाहिए कि आवाम को खुश करने के लिए कुछ कर ले, मेहनत थोड़ी सी कर ले, नहीं तो आवाम को चाहिए कि धक्के मार के ना इन लोगों को निकाल दे। मैं वकास केपी के जाना चाहती हूँ, मुझे मेरी सिक्योरिटी जो है वो कोई दे कि ये केपी के जो बदमाश बने फिरते हैं ये मेरी जान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो मैं जाकर आवाम के हालात बताऊँ, तो मैं जाकर वहाँ पर टिब्बे टोए जो हैं वो दिखाऊँ, मैं बताऊँ आपको कि सड़क पर चलना कितना मुश्किल है। तो ये नारेबाजी आप इमरान खान न्याजी को भूल जाएँ। आपने नारेबाजी करनी है, केपीके के अंदर करें, उनके हालात बदलें। 12 करोड़ रुपया अगर केपीके के अंदर लगा होता तो कुछ तो लोग खुश हुए होते ना, कुछ तो लोग कहते ना कि कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। एक यूनियन काउंसिल बहुत बेहतरीन बन जानी थी, मॉडर्न सिटी बन जानी। हाँ बिल्कुल, मॉडर्न कोशिश, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है यार केपीके के निस्बत, ठीक है। तो पंजाब अगर बन सकता है मॉडर्न सिटी, तो फिर वो केपीके तो चुन्नूसा है। तो तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरने से बेहतर है वो चुन्नूसों को कुछ बेहतर कर लो, यही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, जमायमा आए, जानती हैं आप उन्हें? हाँ, अब वो उन्होंने इनकी एक बयान उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कासिम और सुलेमान के ऊपर इमरान खान का कोई हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मतलब उसको पता चल गया कि ये भी इमरान खान न्याजी के नहीं है, वो मतलब एक्सेप्ट कर गई है। नहीं, वो कह रही इसके ऊपर, इनके ऊपर उसका कोई हक नहीं है। क्योंकि न्याजी अगर बाप होता तो हक होता ना। हाँ, उसने छुपाया होने कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, शायद, सवालिया निशान। अच्छा, फिर लेकिन उसने कहा कि इनका, इमरान खान का इनके ऊपर कोई हक नहीं है। ठीक है। और वो इसी वजह से जो है ना, वो भी ये समझते हैं कि हम नहीं जाएंगे। मतलब अब ये वो कहने की बात ये है कि पीछे पसे पर्दा जो इनकी आपस में बात चल रही है वो ये है कि इमरान खान जो है वो सिंबॉलिकली अब चाह रहा था कि पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं, तो मैं ये हाल बड़ा बेहतरीन वक्त है, क्योंकि वो हार मान चुका है कि हाल ही बड़ा बेहतरीन वक्त ये है कि मैं अपने बेटे जाके लॉन्च कर दूं और उसके बाद फ्यूचर जो है वो मेरे बेटों को आज से यहाँ से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि बेगम ने भी देख लिया, बहन ने भी देख लिया, एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो शायद बेटों को मिल जाए। अब वो औरत जो कि पहले इमरान खान को कहती थी कि सियासत छोड़ो और मेरे साथ यहूदियों की फैमिली में रहो, तो ये तो नहीं गया, तो इसने कहा कि मैंने तो यहाँ सियासत करनी है, जो भी एजेंडा था। तो अब वो अपने बेटों को जब उसने फ़ैसला किया कि इनको बेचूंगी, और आगे उसे पता चला कि यहाँ पर इमरान खान उन्हें ये इसलिए तैयार कर रहा है कि आगे फ्यूचर में ये पार्टी को संभालेंगे, तो उसने कह दिया कि इमरान खान के इनके ऊपर कोई हक नहीं है। अच्छा, बेसिकली तो देखें वकास, इसका तो साफ सी बात है कि इमरान खान न्याजी या तो फिर समझता जा रहा था आज तक कि ये मेरे बेटे हैं, क्योंकि औलाद के ऊपर तो सबसे पहला हक बाप का होता है। तो अगर जुमाइमा कह रही है कि हक नहीं है, तो मेरे ख्याल से डीएनए करवा लेना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरी बात ये आती है कि आपने देखा नवाज शरीफ साहब जेल में थे, ठीक है, मैंने निकली बाहर, मैं जेल के बाहर जाके धरना भी नहीं दिया, मैं जलसा भी नहीं कोई किया, ना मैंने वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, मगर मरियम नवाज ने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा जो बाप की मुलाकात के लिए ना गई हो। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए, अपनी जूतियां घिसवाई, वहाँ पे लोगों के ताने सुने, लोगों की गालियाँ सुनी, लोगों से बातें सुनी, उसके बावजूद बाप का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि मैं आज अपने बाप के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि मेरा बाप है, जाहिर सी बात है, मैं उसकी औलाद हूँ, उसको मेरी ज़रूरत है। और बाप को भी ये मान था कि मेरी औलाद पीछे है। मरियम नवाज के साथ उनका बेटा खड़ा हुआ, ठीक है। जुनैद सफदर का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, उसका सियासत से स्टिल कोई लेना देना नहीं है, बट वो अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ। नाना की भुगतियाँ, ठीक है, बेटी भी भुगत रही है, बेटा भी भुगत रहा है, बेटी का बेटा भी भुगत रहा है, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, ये लोग लगे रहे। इमरान खान न्याजी के पीछे कौन आया? एक वो जिसको इसने कह दिया कि मेरी औलाद ही नहीं है, मेरी बेटी ही नहीं है, दूसरा वो जिसकी बीवी बता रही है कि इसके ऊपर इसका हक नहीं है। तो यहाँ पर यहूदी और मुसलमान में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुसलमानों की जो औलादें हैं ना, वो मरते दम तक अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ते हैं, मगर यहूदियों की जो औलादें हैं ना, उनके कानों में ये डाल दिया जाता है कि 18 साल तक तुम्हारे ये हैं, उसके बाद तुम और तुम्हारी ही ज़िंदगी है। तो न्याजी के बच्चे यहूदी हैं बेसिकली, तो उनके लाइफस्टाइल भी वही है, उनकी चीज़ें भी वही हैं। जुमाइमा से पैसा लेके वो खाता है, क्योंकि जुमाइमा का बाप देता है पैसा, ठीक है। तो न्याजी उसके ऊपर पल रहा है, मगर उसका कोई वाकई हक नहीं है। कोई अथॉरिटी साइन नहीं कर सकता इमरान न्याजी जुमाइमा या गोल्डस्मिथ के कहे बगैर। तो न्याजी अकेला इस दुनिया में आया था और अकेला ही जाएगा, बहनों की भी इतनी वर्थ नहीं है। अच्छा, लास्ट टॉपिक। एक तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में सवायत की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। बलूचिस्तान के जो कुछ भारत नवाज़ फितनतुल हिंदुस्तान हैं
वो पंजाबियों को और जो पाकिस्तानी हैं उनको कत्ल करते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? वकास, एक वीडियो मेरी नज़र के आगे से गुजरी थी, पिक्चर्स भी थी कुछ, जो पीछे 6-7 पैसेंजर्स उन्होंने अगवा किया और उसके बाद कत्ल कर दिया गया। मुझे लगा था कि शायद उनको छोड़ दिया जाएगा, कुछ कन्फेस करवाएंगे, व्हाटएवर जो भी है, बट मुझे बहुत दुख हुआ जब किसी को मुर्गा बना के, किसी को लटका के, किसी को लिटा के उन्होंने गोलियां मारी और किस तरह से शहीद किया उन लोगों को। तो ये सब कुछ चलता आ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर आप कहें कि मैं नवाज़ शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँ, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँ, या मरीम नवाज़ से कहूँ कि पंजाब छोड़ के आप बलूचिस्तान चले जाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बलूचिस्तान जो है ना, वो एक बदमाशों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर एक हाई अलर्ट एक मिशन होना चाहिए जिसमें बलोची जो अवाम है ना, उनको बचा के निकाला जाए और इन बदमाशों को ख़त्म किया जाए, जेल के सलाखों के पीछे किया जाए, सख्त से सख्त एलिगेशंस लगाए जाएं और इनको मामलात ख़त्म करने चाहिए। क्योंकि आए दिन हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों का कत्ल होता है, ठीक है, वो शहीद होते हैं। तो ये काम हमारी आर्मी कर सकती है, ठीक है। जहाँ पर सख्त मामलात होते हैं, जहाँ पर अपनी जान का नजराना देना होता है, वहाँ पर ये सोचते नहीं हैं, ये आगे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, यहाँ पर भी हमारे पाकिस्तानी हैं। तो मैं अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट करूँगी कि हाफिज़ साहब, पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ कंट्रोल में है। प्लीज़ आप बलूचिस्तान के मामलात पर थोड़ी नज़रसानी करें। आप हमारे वो जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए कुछ ऑपरेशन करें ताकि उनके लिए आने वाला वक्त जो है वो आसान हो जाए। क्योंकि एक मुझे वाक़या वो भी याद है, मैंने एक बलोच का ना किया था, इंटरव्यू किया था। उसने बताया, ये मेरे एक पेज पर भी पड़ा हुआ है, उसने ये बताया कि मेरी बीवी और 3 बेटियों को ना एक तय खाना है नीचे, वहाँ पर किया हुआ है कैद। और वो छोटी सी बात थी, छोटी सी बात ये थी कि मेरी बीवी काम पर लेट आई थी। तो उसने कहा था कि मैंने इन लोगों के काम नहीं करना क्योंकि ये लोग गलत नज़र रखते हैं और इनके बेटे जो हैं मुझे गलत काम के लिए उकसाते हैं। तो उन्होंने उसको कैद कर लिया और नीचे कैद खाने में जाकर उसके बेटे वही ज़्यादती उसके साथ करते हैं। और मैं बलूचिस्तान से भाग चुका हुआ हूँ, मैं पंजाब में रह रहा हूँ। यहाँ पर मुल्तान रोड पर एक है कोई लाइक मस्जिद टाइप है जहाँ पर लोग रह लेते हैं, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर था और उधर ही खड़े होकर मैंने उसका इंटरव्यू किया था। तो यकीन कीजिए कि उस बंदे ने वो इंटरव्यू जिस तरह दिया, और मुझे लगा था कि शायद ये कहानी है, ये एक मूवी चल रही है, मगर ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते बाद वो एक ऐसा सान्या सामने आया, अखबारों की हाइलाइट्स बन गई, न्यूज़ की हाईलाइट बन गई कि बलूचिस्तान में एक शख्स की फैमिली को काट के गले सड़क पे फेंक दिया गया। मतलब उसने मुझे इंटरव्यू क्यों दिया, उसकी सज़ा उसको दी गई और उसके बच्चों को और उसकी बीवी को काट के फेंक दिया। और वो खुद वहाँ पे चला गया कि अब मैं वहाँ जाके मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे और कुछ बचा क्या है, जिनके लिए मैं लड़ रहा था। आपको कोई थ्रेट नहीं मिला? नहीं, मुझे कोई थ्रेट ऐसा नहीं मिला, मैंने सिर्फ इंटरव्यू किया था। बट मैं खौफजदा हो गई। मैं पंजाब में रहते हुए खौफजदा हूँ, तो सोचे बलूचिस्तान का क्या हालात होंगे। तो यहाँ पर हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बट सरदार था वो? हाँ, सरदार था, यस 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 यस। तो मैं यही कहूँगी कि हमारी आर्मी को थोड़ा सेक्शन लेना चाहिए और बलूचिस्तान में जो रहते हैं हमारे बहन भाई, उनको रखना चाहिए, बचाना चाहिए, उनकी ज़िंदगियों को आसान करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया मरीम इकराम साहबा। हम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-पान में रखे और जहाँ जहाँ हालात ख़राब हैं और पाकिस्तान फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल ख़वारिज और तमाम तर बैरूनी ताकतों के जो कि पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करें, उनसे बचाए। आमीन। एक दफ़ा फिर से शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।